आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट को इंडिपेंडेंट इंडिया का एक बहुत ही कामयाब एक्ट माना जाता है, जिसने इंडिया में गुड गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया था। तो अब सवाल ये है कि आखिर आप गुड गवर्नेंस से क्या समझते हो। गुड गवर्नेंस का सिंपल मतलब होता है कि जब किसी कंट्री की कोई पब्लिक इंस्टीट्यूशन सोसाइटी के नीड्स को देखते हुए आखिर काम क्या क्या करती है, क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स लाती है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसे आरटीआई ने 2005 में ही इंट्रोड्यूस कर दिया था, और ये कॉन्सेप्ट सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि दुनिया के हर एक कंट्री में बहुत इम्पॉर्टेंट माना जाता है और लागू भी किया गया है। तो जब भी हम आरटीआई की बात करते हैं तो जो दो शब्द हमारे दिमाग में सबसे पहले आते हैं वो है ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी। पर सोचने वाली बात यह है कि क्या सच में इस एक्ट ने इंडिया में ट्रांसपेरेंसी लाई है या फिर नहीं। तो आज की इस वीडियो में हम आरटीआई एक्ट से जुड़े सभी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को बहुत अच्छे से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आरटीआई एक्ट पब्लिक अथॉरिटीज़ पर ही लागू होता है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये पब्लिक अथॉरिटीज़ कौन कौन हुई। जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस ना हो उन्हें पब्लिक अथॉरिटीज़ कहते हैं, सिंपल। लेकिन आरटीआई एक्ट के तहत ये पब्लिक अथॉरिटीज़ उन बॉडीज़ या इंस्टीट्यूशंस को कहा जाता है जिन्हें पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा दिए गए पावर्स की मदद से खड़ा किया हो, जैसे कि गवर्नमेंट फंडेड एनजीओज। तो हर सिटीजन के पास ये राइट होता है कि वो इन पब्लिक अथॉरिटीज़ के पास जाकर इंफॉर्मेशन आरटीआई एक्ट के तहत मांग सकते हैं। और इस आरटीआई एक्ट में पीआईओ के बारे में भी लिखा गया है, यानी कि पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स। ये जो ऑफिसर्स होते हैं ये किसी भी इंसान के रिक्वेस्ट पर उन्हें इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। तो सेंट्रल लेवल की बॉडी होती है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, और स्टेट लेवल पे जो बॉडी आती है वो होती है स्टेट लेवल कमीशंस, जहाँ पे ये ऑफिसर्स बैठते हैं। पिछले साल एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो चर्चे में थी वो ये कि क्या पीएम केयर्स फंड भी एक पब्लिक अथॉरिटी है, और अगर है तो इसमें जितने भी फंड्स कलेक्ट होते हैं उसकी इंफॉर्मेशन आरटीआई की मदद से लोग इजीली निकाल पाएंगे या नहीं। तो पीएम केयर्स फंड में करीब करीब 3000 करोड़ तक के फंड्स कलेक्ट हो ही गए थे, और फंड्स रिलेटेड ये इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट में ठीक से डिस्क्लोज ही नहीं की थी, जिसकी वजह से ये कंट्रोवर्सी में आया। इसके बाद पीएमओ ने क्लियरली बोल दिया था कि पीएम केयर्स फंड एक पब्लिक अथॉरिटी नहीं है अंडर सेक्शन 2 क्लॉज H ऑफ आरटीआई एक्ट। इसके अगेंस्ट में पीआईएल फाइल की गई थी। इस फंड को पब्लिक अथॉरिटी इसलिए नहीं माना गया क्योंकि इसे गवर्नमेंट फाइनेंस नहीं करती है बल्कि प्राइवेट इंडिविजुअल्स यानी कि ट्रस्टीज एडमिनिस्टर करते हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट केस की बारी आती है जो कि है सीपीआईओ वर्सेस सुभाष चंद्र अग्रवाल की। इस केस में सुभाष चंद्र ने आरटीआई एप्लीकेशन सीपीआईओ को लिखी थी, ये डिमांड करते हुए कि आरटीआई एक्ट के तहत चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से रिलेटेड सारी डिटेल्स उन्हें शो की जाए। इसके बाद एक दूसरी आरटीआई एप्लीकेशन भी फाइल की गई जिसमें इंफॉर्मेशन मांगी गई 3 सुप्रीम कोर्ट जजेस के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, और ये 3 जजेस थे जस्टिस AK गांगुली, जस्टिस HL दत्ता और जस्टिस RM लोधा, जिन्होंने दूसरे सीनियर जजेस की जगह ले ली थी अपॉइंटमेंट के पर्पस से। इनफैक्ट एक तीसरी आरटीआई एप्लीकेशन भी फाइल की गई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और स्टेट्स के एसेट से जुड़े इंफॉर्मेशन को निकालने के लिए। तो सवाल ये था कि क्या सीजीआई के ऑफिस भी पब्लिक अथॉरिटी के डोमेन में आती है। तो अल्टीमेटली डिसाइड ये हुआ कि सीपीआईओ जजेस की पर्सनल असेट्स और बाकी की डिटेल्स बिल्कुल डिस्क्लोज कर सकता है क्योंकि सीजीआई ऑफिस पब्लिक अथॉरिटी में ही फॉल करती है। सबसे कॉमन प्रॉब्लम जो हमेशा आरटीआई फाइल करते समय आती है वो यही होती है कि जिस इंस्टीट्यूशन से इंफॉर्मेशन निकालने के लिए आप आरटीआई फाइल कर रहे हो वो पब्लिक अथॉरिटी है या फिर नहीं। क्या आपको पता है कि अगर कोई इंस्टीट्यूशन प्राइवेट है और पब्लिक अथॉरिटी में फॉल नहीं करता तो भी कुछ ऐसे कंडीशंस होते हैं जिसमें एक प्राइवेट बॉडी पर भी आरटीआई एप्लीकेबल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको अपने प्राइवेट स्कूल में आरटीआई लगाना है तो आप डायरेक्टली आरटीआई एप्लीकेशन स्कूल को नहीं दे सकते, पर आप अपना आरटीआई एप्लीकेशन उस गवर्नमेंट अथॉरिटी को भेज सकते हो जिसके अंडर में वो स्कूल रजिस्टर्ड है, यानी कि इनडायरेक्टली। आरटीआई एक्ट के हिसाब से कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जिसे गवर्नमेंट फंड करती है या फिर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाले इंस्टीट्यूशंस को
आरटीआई अपने एम्बिट में कवर कर लेता है। तो आरटीआई एक्ट इन सभी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को अपने एम्बिट में इनडायरेक्टली कवर करेगा, डायरेक्टली कवर नहीं करेगा। तो ये तो हो गया 2005 आरटीआई एक्ट के बारे में। अब इस एक्ट को 2019 में अमेंड भी किया गया था। तो बढ़ते हैं इस अमेंडमेंट की तरफ। अब इस अमेंडमेंट के अंडर में सेंटर को ज़्यादा पावर्स दे दी गई कि वो स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल के सभी इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स की सैलरीज और उनके सर्विस कंडीशंस को सेट करे। इसके अलावा इस अमेंडमेंट एक्ट ने प्रीवियस एक्ट के सेक्शन 13 और 16 को भी अमेंड किया। तो ये जितने भी अमेंडमेंट्स हुए हैं इन्हें ऑपोजिशन ने बहुत अपोज किया। तो ये जो प्रीवियस 2005 आरटीआई एक्ट था, इसने चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स एट सेंट्रल लेवल और स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स और इसके अलावा बाकी के इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स का जो टर्म होता है वो, जैसे कि हमें पता है कि 5 साल तक होता था या तो फिर 65 ईयर्स, जो भी पहले आ रहा हो, इसे हटा दिया और इसकी जगह पूरा डिस्क्रिशन सेंट्रल गवर्नमेंट पे दे दिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हिसाब से इन सभी कमिश्नर्स का जो टेन्योर है उसे सेट करेगा। तो अब हम बढ़ेंगे आरटीआई फाइलिंग के तरफ, यानी कि वो कौन सा प्रोसीजर है जिसकी मदद से आप आरटीआई फाइल कर सकते हो। आपको आरटीआई के वेब पोर्टल पे जाना होगा, जहां आप अपना रिक्वेस्ट सबमिट करोगे टू मिनिस्ट्रीज या फिर डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फिर सबमिट रिक्वेस्ट पर क्लिक करके आपको पेज में दिए गई सारी डिटेल्स फिल करनी होंगी, जिसके बाद आपको आरटीआई फाइल करने की फीस पे करनी है एंड डन। इनफैक्ट आपको अगर अपील भी फाइल करनी हो तो वो भी आप इस वेब पोर्टल में जाके कर सकते हो। ये जो आरटीआई फाइल करने का फीस लगता है ये बीपीएल यानी बिलो पॉवर्टी लाइन वालों से नहीं ली जाती है। सो अल्टीमेटली आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर रिसीव हो जाएगा जैसे ही आपका आरटीआई एप्लीकेशन फाइल हो जाता है। अब एक शॉकिंग फैक्ट, क्या आपको पता है कि आरटीआई एक्ट के लागू होने के बाद करीब 65 आरटीआई एक्टिविस्ट को मार दिया गया था और इनके अलावा 400 ऐसे एक्टिविस्ट थे जिन्हें हैरास भी किया गया। तो ये थे आरटीआई एक्ट से जुड़े कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारियाँ। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया हो। ऐसे ही और भी कई इंपॉर्टेंट अपडेट्स पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय।